जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी यूट्यूब चैनल में। और आज हम केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं और जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं और आज हम जानेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेकंड पेपर में, और जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। इनके बारे में जानेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री सेकेंड पेपर का यह फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड पेपर का यह फर्स्ट चैप्टर है और इस फर्स्ट चैप्टर का यह फर्स्ट लेक्चर है। तो इसी प्रकार से हम इस चैप्टर में जानेंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो देखिए, कोई भी अभिक्रिया है उसमें यदि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं पूर्ण हो रही हैं तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपको एग्जांपल देकर उदाहरण द्वारा बताते हैं। जैसे आपका है Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, और इस रिएक्शंस में देखिए इसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण नहीं किया जा रहा, इस पर 0 आवेश है और इसके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है और सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, और यहाँ सल्फेट के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है और जिंक के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया जा रहा है। और यहाँ पर कॉपर के द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण नहीं किया जा रहा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है या इलेक्ट्रॉन त्याग या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं किसी भी तत्व के द्वारा, तो उन पर जो आवेशों की संख्या होती है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो यह जो आवेशों की संख्या होती है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इन पर आवेश होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां Zn पर Zn के द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं किया जा रहा और यहां पर Zn के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर Zn के द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग किया जा रहा, यहां Zn के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है। तो यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है या हम इसे ऑक्सीकरण कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां आप देखेंगे, यहां कॉपर के द्वारा जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? सल्फेट को दिया जा रहा है कॉपर के द्वारा। और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर के द्वारा त्याग नहीं किया जा रहा। देखिए यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन त्याग किया जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग किया जा रहा है, कोई भी आवेश की संख्या नहीं है।
ठीक है। तो इस प्रकार से इस कॉपर में क्या हो रहा है, जब यहां पर जो है यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं किया जा रहा है, और कोई इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब यहां पर 2 प्लस आवेश था, यहां 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया था, यहां कोई इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया। तो जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, जिस तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, चूंकि यहां पर उसके पास कमी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, उसके पास कमी हुई इलेक्ट्रॉनों की, और यहां उस कमी को उसने अब बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने का मतलब है कि उसने कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, उसके द्वारा किया गया होगा, तभी तो वह इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगा। तो इस आधार पर यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। तो यहां क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहां कौन सी क्रिया होगी, रिडक्शन क्रिया होगी, जिसे हम कहेंगे अपचयन, अपचयन। तो इस प्रकार से आपको हम बताना चाह रहे हैं कि किसी भी तत्व के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा तो वह क्रिया ऑक्सीडेशन कहलाएगी या ऑक्सीकरण कहलाएगी, और किसी तत्व के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो वह क्रिया अपचयन कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। तो यही हमने उदाहरण के द्वारा हमने ये समझाया कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। तो हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बताया उदाहरण की सहायता से, और यह जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं एक ही अभिक्रियाओं में होती है, ठीक है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो और ये एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, अभिक्रिया आप बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके पश्चात हम आपको ऑक्सीकरण तथा अपचयन के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि ऑक्सीकरण और अपचयन में डिफरेंस क्या होता है, क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए देखिए, तो सर्वप्रथम ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन। तो देखिए, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। तो किसी भी अभिक्रिया में यदि किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया अपचयन कहलाती है। तो इस प्रकार किसी अभिक्रिया में किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वह क्रिया अपचयन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हम देंगे तो देखेंगे आप, यानी इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाएगा, त्याग करने पर इस पर धनावेश आएगा, तो यह अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है, या ऑक्सीडेशन, यह ऑक्सीडेशन है, ठीक है।
जैसे इसमें एग्जाम्पल हम देंगे, ये एग्जाम्पल है अपचयन में। तो अपचयन में क्लोरीन है, इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो Cl माइनस। तो ये अपचयन क्रिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो ये अपचयन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अपचयन या रिडक्शन कहलाएगा। अपचयन या रिडक्शन कहलाएगा। और यहां क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहां क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार से हम ये आप एक डिफरेंस लिख सकते हैं। इसके पश्चात आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर हम सेकंड पॉइंट बताएंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसमें धन विद्युतीय अवयव में कमी होती है, जबकि ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इसमें धन विद्युतीय अवयव में कमी हो आती है, ठीक है, जबकि ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसमें जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। इस सेकंड पॉइंट, इसमें ऋण विद्युतीय अवयव में कमी होती है, जबकि धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, वृद्धि होती। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? किसी भी पदार्थ का जो धन विद्युतीय जो अवयव होता है उसमें कमी आती है, ठीक है, और जबकि ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। और अपचयन में क्या होता है? जो पदार्थ होगा उसके ऋण विद्युतीय अवयव में कमी आएगी और धन विद्युतीय अवयव में क्या होता है? वृद्धि होती है, ठीक। तो ये सेकेंड पॉइंट है। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है थर्ड पॉइंट आपने सुना होगा, ठीक है, वो थर्ड पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है, ठीक है। यह आपने पढ़ा होगा 10th में, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का योग होता है जबकि हाइड्रोजन मुक्त होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है, जबकि अपचयन में इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, का योग होता है, जबकि ऑक्सीजन
मुक्त होता है, मुक्त होता है। तो इस प्रकार से अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मुक्त होता है। और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है जबकि हाइड्रोजन मुक्त होता है। रिएक्शन के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे 4Na प्लस O2 2Na2O, तो यहां ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये आपका क्या कहला रहा है, ऑक्सीकरण। Na का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और इसके पश्चात आप कह सकते हैं H2 2HI 2HI H2 प्लस I2, तो यहां I माइनस का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन है, क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहां देखिए एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का योग जबकि ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, तो यहां रहेगा CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, तो यहां इसका अपचयन हो रहा है, CuO का अपचयन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं H2S S माइनस का अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने बताया आपको, यहाँ ये अपचयन के बारे में बताया और ये ऑक्सीडेशन के बारे में बताया। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बताते हैं, फोर्थ पॉइंट। पांचवा पॉइंट, ऑक्सीकरण में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जबकि अपचयन में किसी ऑक्सीकरण में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जबकि अपचयन में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। तो ये आप याद रखेंगे कि ऑक्सीकरण में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और अपचयन में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो किसी अभिक्रिया में किसी परमाणु या तत्व के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है, वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या या वह आवेशों की संख्या ही ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या। यह जो आवेशों की संख्या होती है, यह जो आवेश होता है, यही ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यही ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन में क्या होता है, परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जबकि अपचयन में परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या घटती है।
तो इस प्रकार हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को बताया और रिडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को हमने उदाहरण द्वारा समझाया। अब आपको हम ऑक्सीकारक तथा अपचायक में डिफरेंस बताएंगे जो ऑक्सीकरण और अपचयन से ही रिलेटेड है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। ऑक्सीकारक अपचायक। इन्हें कहते हैं उपचायक अवकारक। तो इस प्रकार से इनके दोनों के बारे में बताएंगे, ऑक्सीकारक तथा उपचायक, अपचायक तथा अवकारक। तो देखिए ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वयं जो है अपचयित हो जाते हैं और दूसरों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। वे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे किसी अभिक्रिया में, ये फर्स्ट पॉइंट है, अभिक्रिया में वे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत कर देते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ दूसरों को ऑक्सीकृत कर देते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं वे क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक कहलाएंगे। अब हम अपचायक किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में वे पदार्थ जो दूसरों को अपचयित कर देते हैं, तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उन्हें अपचायक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपचायक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकारक के बारे में आप बता सकते हैं। अपचायक क्या होते हैं? जो दूसरों को अपचयित कर देते हैं लेकिन स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, वो अपचायक कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका सेकंड पॉइंट है कि ऑक्सीकारक रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं
जिससे इनकी ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। तो जो ऑक्सीकारक होते हैं ये रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जिससे इनकी ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। जस्ट अपोजिट, अब ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, अपचायक रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं जिससे इनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण क्षमता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर निर्भर करती है। इसीलिए जिन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वे प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। लीजिए, तो किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण क्षमता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर निर्भर करती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर निर्भर करती है, इसलिए जिन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वे प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं। वे क्या होती हैं? प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं। जैसे हम एग्जांपल बता दें आपको, जैसे आपका O2 है, O3 है, F2 है, ठीक है, एक्सेट्रा। अब इसके पश्चात अपचायक, तो अपचायक में हम कह सकते हैं थर्ड पॉइंट, किसी पदार्थ की अपचायक क्षमता इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर निर्भर करती। इसीलिए जिन तत्वों की विद्युत धनात्मकता अधिक होती है वे प्रबल अपचायक होती हैं। जैसे यानी Al, Zn आदि। तो ये इस प्रकार से ये क्या है? प्रबल अपचायक हैं। तो ये सारे प्रबल अपचायक हैं, ये आपके क्या हैं? ऑक्सीकारक हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको इस फर्स्ट चैप्टर में
आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में और ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, और साथ ही हमने ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में कंप्लीट्स विद नोट्स आपको हमने समझाने का प्रयास किया। और मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आप इसको समझ नहीं पाए हैं तो आप वीडियो को आगे पीछे करके जूम करके या आप इसे रोक रोक कर धीरे धीरे आप समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और आपको नए टॉपिक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको तैयार करिए। धन्यवाद।